हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। एसएससी सीजीएल मेंस की जीके पीवाईक्यू सीरीज में आज मैं आपको सॉल्व कराऊंगी 11 सितंबर के शिफ्ट 1 की जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं सॉल्व करा रही हूँ एसएससी सीजीएल प्री में जो भी जीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। यहाँ पे मैं शिफ्ट वाइज सोल्यूशन करा रही हूँ, वो भी डिटेल में, जिससे कि मेंस के एग्जामिनेशन में भी आपको हेल्प हो। यहाँ पे सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, लेकिन मैं इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो भी आप इसको आराम से देख सकते हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट काइंड ऑफ रेडिएशन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ओजोन लेयर। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरह का रेडिएशन ओजोन लेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ओजोन लेयर के द्वारा। यहाँ पे आपको देखना है कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर कौन कौन सी हैं और इनसे भी क्वेश्चन फिक्स पैटर्न के बनते हैं। एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती हैं। सबसे पहला है यहाँ पे ट्रोपोस्फियर, सेकंड यहाँ पे है स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड यहाँ पे है मेसोस्फियर, फोर्थ यहाँ पे है थर्मोस्फियर, फिफ्थ यहाँ पे है एक्सोस्फियर। आपको ये याद रखना है कि ये जो ट्रोपोस्फियर है ये थिकेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। अगर आपसे पूछे कि वेदर फिनोमिना यानी मौसमी घटनाएं कहाँ पर होती हैं तो ये ट्रोपोस्फियर में ही होता है। और ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपसे पूछे कि ट्रोपोस्फियर की हाइट कितनी होती है तो इसकी एवरेज हाइट 13 किलोमीटर होती है, लेकिन पोल्स पे इसकी हाइट 8 किलोमीटर्स और इक्वेटर पे इसकी हाइट 18 किलोमीटर्स होती है। एक पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि लैप्स रेट इसका होता है 6.5 डिग्री सेल्सियस। लैप्स रेट का मतलब ये होता है कि हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर में कितना चेंज आ रहा है, उसी को कहते हैं लैप्स रेट। ट्रोपोस्फियर में 1 किलोमीटर ऊपर जाने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर कम हो जाता है। यहाँ से आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर ये स्ट्रेटोस्फियर में ही होता है और इसका काम होता है कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करे और हमारी जो लाइफ है अर्थ पे उसको प्रोटेक्ट करे। ये वाला क्वेश्चन यही पूछा गया था कि ओजोन लेयर कौन से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, तो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से हमें बचाता है। इसका मतलब कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। क्वेश्चन देख के डरिएगा मत कि ये किस तरह का क्वेश्चन आ गया, ये सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपको ये याद रखना है कि थर्मोस्फियर में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन होते हैं वो ऑर्बिट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस डिवाइडेड इनटू 2 ब्रांचेस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सी संस्था यानी कौन सा ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था जो कि 2 ब्रांचेस में बट गया था और इसको एस्टैब्लिश किया था लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, होम रूल लीग। अब यहाँ से आपको याद रखना है कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी और एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग की स्थापना 1916 में ही की थी, लेकिन इनके जो ब्रांचेस थे वो अलग थे और जहाँ पे इन्होंने इसकी स्थापना की थी वो जगह भी अलग थी। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया है कि होम रूल लीग जो कि एनी बेसेंट ने इस्टेब्लिश किया था वो किया था मद्रास में। इसकी 200 से भी ज़्यादा ब्रांचेस थीं। और अगर बात करें बाल गंगाधर तिलक की तो इन्होंने होम रूल लीग स्थापित किया था बेलगाम में और इनका न्यूज़पेपर एक था मराठी न्यूज़पेपर, उसका नाम था केसरी। ये भी आप याद रखेंगे। इसके बाद आपको यहाँ से इम्पॉर्टेंट जो भी सभा या फिर ऑर्गेनाइजेशन बना था और किसने उसको बनाया था, किस ईयर में बनाया था और कहाँ पर बना था, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी रिवीजन के लिए यहाँ पे मैंने इसको लगाया है ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर पाएँ। यहाँ से आपको याद रखना है कि आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज इन दोनों की स्थापना राजा राम मोहन रॉय जी ने की थी, कलकत्ता में की थी। और आत्मीय सभा की स्थापना इन्होंने 1815 में की थी। ब्रह्मो समाज की स्थापना इन्होंने 1828 में की थी। नेक्स्ट यहाँ पे आता है धर्म सभा, इसकी स्थापना की थी राधाकांत देव ने और वो भी 1829 में कलकत्ता में ही की थी। और ये सारे जो लिखे हुए हैं ना, यकीन मानिए सबसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आप इसमें से एक भी मिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे तत्वबोधिनी सभा, इसकी स्थापना की थी देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने, कलकत्ता में ही इस्टेब्लिश किया था इन्होंने इसको और 1839 में। तो यहाँ से प्लेस, ईयर, नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर सब याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे निराकरीज ऑर्गेनाइजेशन, इसको पंजाब में इस्टेब्लिश किया था दयाल दास, दरबारा सिंह, रतन चंद, ETC, यानी इन सब ने मिलके इसको इस्टेब्लिश किया था।
पंजाब में 1840 में। नेक्स्ट यहाँ पे है मानव धर्म सभा, इसको इस्टेब्लिश किया था दुर्गा राम जी ने सूरत में 1844 में। अगला यहाँ पे जो है परमहंस मंडली, ये इम्पॉर्टेंट है ज़्यादा। 1849 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था बॉम्बे में दादोबा पांडुरंग जी के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे नामधारीज, अगर आपसे पूछे कि इस ऑर्गेनाइजेशन को किसने इस्टेब्लिश किया था तो इसको इस्टेब्लिश किया था राम सिंह ने, और पंजाब में इस्टेब्लिश किया था इन्होंने 1857 में। नेक्स्ट आपको याद रखना है 1866 में कलकत्ता में इस्टेब्लिश किया था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, केशव चंद्र सेन ने। इसमें ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया ये अलग अलग था, तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आपको याद रखना है बॉम्बे में इस्टेब्लिश किया गया था प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा 1867 में। आर्य समाज अगर आपसे पूछे, इसको इस्टेब्लिश किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बॉम्बे में 1875 में। अगर आपसे पूछे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कौन सी बुक लिखी है तो उन्होंने लिखा था सत्यार्थ प्रकाश। इनका मानना था वेदास आर दी अल्टीमेट सोर्स ऑफ नॉलेज। इन्होंने एक स्लोगन भी दिया था वेदों की ओर लौटो, तो ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है थियोसोफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में, और इसको इस्टेब्लिश किया था मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल HS ऑलकॉट ने। नेक्स्ट यहाँ पे साधारण ब्रह्म समाज, इसकी स्थापना आनंद मोहन बोस ने की थी कलकत्ता में 1878 में। अब ये सारी चीज़ें ना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि मेंस में ना थोड़ा सा हट के पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे सबको पता है कि आर्य समाज 1875 में बना। वो क्या करेंगे कि मैचिंग में दे देंगे 3-4, 1-2 आपको पता होगा और बाकी का आपको नहीं पता होगा। तो अगर ऑप्शन इजी होगा तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके बना लेंगे, अगर इजी नहीं होगा तो आप नहीं बना पाएंगे। तो इसी वजह से ये एक बार देख लीजिएगा, क्या पता ऑप्शन इजी हो तो बन जाएगा, नहीं होगा तो आपको तो याद रहेगा ही। नेक्स्ट आपको याद रखना है दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, इसकी स्थापना की थी GG अगारकर ने 1884 में पुणे में, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। नेक्स्ट यहाँ पे है मुहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस, इसकी स्थापना सैयद अहमद खान ने की थी अलीगढ़ में 1886 में। नेक्स्ट आपको याद रखना है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना MG रानाडे ने की थी बॉम्बे में 1887 में। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये वाला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी बेलूर में 1897 में। नेक्स्ट यहाँ पे है गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी स्थापित की थी बॉम्बे में 1905 में। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार प्रीवियस ईयर में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे है पूना सेवा सदन, इसकी स्थापना 1909 में मिसेस रमाबाई रानाडे और GK देवधर ने किया था। सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी ने की थी 1911 में बॉम्बे में। लास्ट यहाँ पे सेवा समिति की स्थापना HN कुंजरू ने की थी इलाहाबाद में 1914 में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इतना सारा इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड इंडिया नॉट होस्ट द ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा कि किस ईयर में, यानी किस साल में भारत ने ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को होस्ट नहीं किया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 1983 में इंडिया ने ICC वर्ल्ड कप को होस्ट नहीं किया था। अब आपको यहाँ जानने की ज़रूरत है कि कब कब इंडिया ने होस्ट किया था। तो इंडिया ने ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप को 4 बार अभी तक होस्ट किया है। यहाँ से आपको ये याद रखना है ना कि इंडिया ने 4 बार होस्ट किया है, लेकिन अकेले केवल एक ही बार होस्ट किया था। बाकी जब इन्होंने 1987 में होस्ट किया तो इंडिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर को होस्ट किया था। 1996 में इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका इन तीनों ने मिलकर होस्ट किया था। 2011 में इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश ने मिलकर होस्ट किया था। 2023 में इंडिया ने इसको अकेले होस्ट किया है। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया ने वर्ल्ड कप 2 बार जीता है, एक बार 1983 में और एक बार 2011 में। तो इसको आप याद रख सकते हैं कि 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था तो इंडिया ने होस्ट नहीं किया था, और वही वाला देखिए ये राइट आंसर है। यहाँ पे कब कब होस्ट किया था याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मैच दी फॉलोइंग बुक्स विद दियर रिस्पेक्टिव ऑथर्स।
यहाँ पे आपसे पूछा है कि जो भी ऑथर हैं और उनकी बुक है आप इनको मैच कराइए। यहाँ पर अगर आपको केवल बी वाला पता हो या फिर आपको केवल सी वाला पता हो तब भी आप आंसर मार्क कर पाते। सबसे पहली बात, तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी ने ही लिखी थी। तो यहाँ पे देखिए सी का थर्ड किस ऑप्शन में है, केवल और केवल इस ऑप्शन में, तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ये वाला नहीं पता है, आपको बी वाला पता है कि खजाए उल फुतूह अमीर खुसरो ने लिखी थी, तो यहाँ पे बी का फोर्थ केवल और केवल एक ही ऑप्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ऑप्शन एलिमिनेशन का स्कोप बनता है। अगर आपको ये नहीं पता था कि तजुल मस्सिर बुक किसने लिखी है, तो इसको लिखा था हसन निज़ामी ने। इसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि तारीख़ मुबारक शाही बुक याहिया बिन अहमद सिमहिंदी ने लिखा था। जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे उसका 9 मिनट का वीडियो मेरे चैनल पे बहुत पहले से अपलोडेड है। ओल्डेस्ट वीडियो में आप जाके देखेंगे तो आपको मिलेगा। वहाँ पे मैंने सारे फॉरेन ट्रेवलर्स को बहुत ही कम टाइम में कवर किया है, तो आप उस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको कुछ याद रखना है फॉरेन ट्रेवलर जो कि इम्पॉर्टेंट वाले हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अब्दुल रज़ाक, बहुत बार इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे ये टाइम पीरियड आपको याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ याद रखना है नाम और उनसे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना होगा कि अब्दुल रज़ाक पर्शियन स्कॉलर थे और ये देवराय सेकंड के टाइम पे इंडिया विजिट पर आए थे। नेक्स्ट यहाँ पे है अल बरूनी, इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंडोलॉजी, और ये एसएससी में बहुत पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि फादर ऑफ इंडोलॉजी किसको कहते थे, तो अल बरूनी को। और ये भी पर्शियन स्कॉलर थे और ये आए थे महमूद गजनी के साथ में। इन्होंने बुक लिखी थी तहकीके हिंद और ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है अल मसूदी, ये अरब ट्रेवलर थे और इनकी बुक थी मुरुज उल ज़ेहाब। ये ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ना मेंस में बनने के चांसेस हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कैप्टन विलियम हॉकिंस और थॉमस रो, ये दोनों आए थे इंडिया जहांगीर के टाइम पे। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि विलियम हॉकिंस और थॉमस रो किसके टाइम पीरियड में इंडिया आए थे, तो जहांगीर के टाइम पीरियड में इंडिया आए थे। ये चीज़ आपको यहाँ से याद रखना है। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया भी था पीवाईक्यू सीरीज में। जीन बाप्टाइज टैवर्नियर जो है ये 6 बार इंडिया आया था और ये फ्रेंच का था, तो ये आपको ज़रूर से याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है फाहियान, ये चंद्रगुप्त II के टाइम पर इंडिया आए थे। फाहियान ने बुक लिखी थी फो क्यों की। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है फ्रैंकोइस बर्नियर, ये फ्रेंच फिजिशियन था और ये शाहजहां के टाइम पर इंडिया आया था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, टॉलेमी ने लिखा था द जियोग्राफी ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन भी कई बार एसएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है मार्को पोलो, ये इंडिया आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पर, तो ये टाइम पीरियड पूछा जाता है। मेगास्थनीज कब इंडिया आया था, तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, सेल्यूकस का अम्बेसडर था, इसने बुक लिखी थी इंडिका, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे है निकोलो कॉन्टी, ये जो है इटालियन मर्चेंट था और ये देवराय फर्स्ट के टाइम पर इंडिया आया था। लास्ट यहाँ पे थॉमस रो, जो कि मैंने आपको बताया, थॉमस रो और विलियम हॉकिंस ये दोनों जहांगीर के टाइम पर इंडिया आए थे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज मोस्टली कॉज्ड बाई ओवर पॉपुलेशन। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होगा। पहला यहाँ पे लिखा है लैंड एंड अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर अंडर प्रेशर, तो पहला वाला ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ना पूरी तरीके से अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड था। यहाँ पे कह रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन यानी ज़्यादा पॉपुलेशन होने से क्या होगा, तो जो भी लैंड है और बाकी जो रिसोर्सेज है ना उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा। सेकंड वाले में लिखा है कि एडिक्यूएट नेचुरल रिसोर्स स्टोरेज होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पर्याप्त मात्रा में नेचुरल रिसोर्सेज स्टोरेज थोड़ी ना होंगे ओवर पॉपुलेशन की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे है रिडक्शन इन दी स्कार्सिटी ऑफ वाटर, तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर कम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी स्कार्सिटी ऑफ वाटर उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है इंक्रीज इन दी एरिया कवर्ड बाय द फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट कवर का जो एरिया है वो इंक्रीज करेगा, तो ये बिल्कुल गलत है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो जंगल साफ करके वहाँ पे रहना स्टार्ट कर देंगे, तो इंक्रीज नहीं होगा डिक्रीज होगा। तो पहला वाला यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करंट अफेयर्स पे था विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इंक्रीज्ड एज ऑफ 10 फरवरी 2023 बजट।
यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा डायरेक्ट टैक्स है जिसका कलेक्शन 10 फरवरी 2023 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पर्सनल इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़ गई थी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट इज ऑल्सो नोन एज। यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा कैटलिस्ट इसको कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इसको बोला जाता है रोजनमंड कैटलिस्ट और इसका एक बहुत ही बड़ा रिएक्शन होता है, मतलब क्लास 11th या 12th का टॉपिक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोनी एंड महोगनी ट्रीज आर फाउंड इन विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट। यहाँ पे कह रहे हैं कि इबोनी और महोगनी ये किस तरह के वनों में पाए जाएंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन सीजीएल 2023 के प्री में भी पूछा था, वहाँ पे भी मैंने आपको फॉरेस्ट का टाइप बताया था। तो यहाँ पे क्या होता है ना कि आपको जो भी वहाँ का ट्री है उसका नाम याद रखना होता है, उसी से आप आंसर मार्क कर पाते हैं। तो सबसे पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का ट्री, यानी कि इबोनी और महोगनी ये दोनों पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में। अब यहाँ से आपको देखना है कि जो भी डिफरेंट टाइप्स के फॉरेस्ट हैं वहाँ का कौन कौन सा मेजर ट्री है, यानी ट्री स्पीशीज कौन कौन सा है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। पहला यहाँ पे है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि यहाँ पे रेनफॉल जो होती है ना वो 200 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है, यानी बहुत ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगर हम इंडिया में बात करें कि कहाँ कहाँ पर मिलेगा, तो ये वेस्टर्न घाट का जो वेस्टर्न स्लोप है वहाँ पे मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है हमारा वहाँ पे मिलेगा, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, केवल इतनी ही जगहों पे इंडिया की बात करें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं। इनकी मेजर स्पीशीज़ हैं रोजवुड, महोगनी, एनी और इबोनी। नेक्स्ट यहाँ पे ये जो है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो इसका कोई अलग से क्लासिफिकेशन नहीं है, इन्होंने कर दिया है, ये वाला आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगला यहाँ पे आपको जो पढ़ना है वो है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, और इसमें दो तरह के होते हैं, एक तो होता है मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट और एक होता है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं जहाँ पर 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल होती है। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन याद रखना है कि इंडिया में कहाँ कहाँ इस तरह के फॉरेस्ट पाए जाएंगे, क्योंकि सीजीएल 2023 में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा था स्टेटमेंट में। आपको याद रखना है कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट मिलते हैं फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास में, यानी हिमालय जहाँ पे ख़त्म होता है ना नीचे, उसके फुट हिल्स में पाए जाएंगे। ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, यानी वेस्टर्न घाट का जो ईस्ट वाला स्लोप है, और उड़ीसा, इन सब में पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। और इसका जो स्पीशीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टीक, साल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम एंड सैंडलवुड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट किसको कहते हैं, जहाँ पे रेनफॉल 70 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में होती है। और इस तरह के जो फॉरेस्ट होते हैं ये उत्तर प्रदेश के प्लेन्स, बिहार में और सदर्न पार्ट ऑफ राजस्थान वहाँ पे मिलते हैं। और इनकी जो स्पीशीज़ होती है वो है तेंदू, पलास, अमलतास, बेल और खैर, ये जो है इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, तो ये फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाएंगे जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है, यानी बहुत ज़्यादा कम बारिश हो वहाँ पे ये मिलेगा। जैसे कि सेमी एरिड एरिया हो गया पंजाब का, हरियाणा का, राजस्थान का, गुजरात का, एमपी का, उत्तर प्रदेश का। यहाँ की मेजर स्पीशीज़ आपको याद रखनी है खेजड़ी, नीम और बबूल, ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट यहाँ पे है मैंग्रोव फॉरेस्ट, और ये पाया जाता है सुंदरबन डेल्टा, वेस्ट बंगाल जो है वहाँ पे पाया जाता है। गोदावरी कृष्णा डेल्टा जो है आंध्र प्रदेश में वहाँ पे भी मिलता है। ये वाला आपको याद नहीं रखना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सुंदरबन डेल्टा का जो नाम पड़ा है वहाँ पे सुंदरी ट्री पाई जाती है, उसी के नाम पे पड़ा है, और ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट आई थी 2021 में, इस पे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ से आपको याद रखना है कि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का जो फॉरेस्ट कवर था वो था 21.71%, लेकिन अगर हम फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिला दें तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर था 24.62%।
अगर आपसे पूछे कि फॉरेस्ट कवर में किस किस स्टेट में इंक्रीज देखने को मिला था, तो सबसे ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला था आंध्र प्रदेश में, उसके बाद तेलंगाना, फिर उसके बाद ओडिशा, उसके बाद कर्नाटका। लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि फॉरेस्ट कवर में इंक्रीज देखने को मिला था सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है कि नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया आई थी 1988 में, और इनका एम ये था कि इंडिया का 33% जो एरिया है उसको हम फॉरेस्ट एंड ट्री कवर से उसको कवर करें, मतलब बहुत सारे पेड़ लगाएं, फॉरेस्ट लगाएं। तो ये आपको परसेंटेज याद रखना है, क्या पता मेंस में पूछ लिया जाए कि कितना टारगेट था। नेक्स्ट आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर था किस स्टेट में, तो मध्य प्रदेश में था, उसके बाद उससे कम था अरुणाचल प्रदेश में, थर्ड नंबर पे था छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर विथ रिस्पेक्ट टू जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट, यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट है उसके लैंड का कितना प्रतिशत फॉरेस्ट कवर है, उसके हिसाब से हाईएस्ट अगर देखेंगे तो मिजोरम का था, नेक्स्ट अरुणाचल का था, उसके बाद मेघालय का था। नेक्स्ट यहाँ पे है इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, ये तो मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंक्रीज कहाँ कहाँ पर हुआ था। आपको याद रखना है कि लॉस इन फॉरेस्ट कवर, यानी कि फॉरेस्ट कवर का लॉस कहाँ कहाँ पर हुआ था, तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद मणिपुर में, उसके बाद नागालैंड में। अगला क्वेश्चन है विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन ब्रिटेन इन द ईयर 1945। यहाँ पे कह रहे हैं कि किस पार्टी ने सरकार बनाई थी ब्रिटेन में 1945 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, लेबर पार्टी ने बनाई थी। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज द ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम फॉर लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज LDCs अनाउंस्ड बाय इंडिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस जो है इस स्कीम को लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए इंडिया ने कब अनाउंस किया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 2008 में इसको लॉन्च किया था। अब यहाँ पे तो ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं बताने को। नेक्स्ट यहाँ पे है विच गज़ल सिंगर वॉज कन्फर्ड विद द प्रेस्टिजियस दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड इन अप्रैल 2023। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन से गज़ल सिंगर हैं जिनको कि दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड दिया गया था अप्रैल 2023 में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, पंकज उदास को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर वॉज द PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन लॉन्च। अब यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन कब लॉन्च किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 2021 में। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज डज गोन्या यूलैक्स बिलोंग टू। यहाँ पे कह रहे हैं कि गोन्या यूलैक्स जो होते हैं ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ये जो है किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, डिनोफ्लैगलेट एल्गी से ये बिलोंग करते हैं। ये जो गोन्या यूलैक्स है ना, ये जीनस है डिनोफ्लैगलेट्स एल्गी का, जो कि मरीन, फ्रेश या फिर ब्रैकिश वाटर में रह सकते हैं, और वहाँ पे ये क्या करते हैं ना, बहुत सारी जो फिशेस होती हैं या अदर एनिमल उनको किल कर सकते हैं। एनिमल किंगडम के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपको इसके पिछले शिफ्ट में पढ़ा दिया था। अगला क्वेश्चन है वल्लभी ए सिटी ऑफ एंशिएंट इंडिया वाज द कैपिटल ऑफ द डैश डायनेस्टी फ्रॉम द 5th to 8th सेंचुरी CE। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि 5वीं से 8वीं सेंचुरी के बीच में वल्लभी एक जो प्राचीन शहर है वो किस डायनेस्टी का कैपिटल हुआ करती थी। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन 1, मैत्रक डायनेस्टी की ये कैपिटल हुआ करती थी। अगर आपको ये वाला मैप याद है ना तो आप आराम से आंसर मार्क कर ले जाएंगे। ये देखिए वल्लभी वाले रीजन में, जो कि गुजरात और सौराष्ट्र का रीजन है ना, काठियावाड़ वाला, वहाँ पे ये रूल कर रहे थे। तो राइट आंसर यही हो जाएगा मैत्रक डायनेस्टी। यहाँ पे देखिए मौखरीज हैं, पुष्यभूति यहाँ पे हैं, और यहाँ पे चालुक्यास थे, यहाँ पल्लवास, यहाँ चेरास और यहाँ पे पांड्यास। इस मैप को आप एक बार देख लीजिएगा। और ये जो मैत्रक डायनेस्टी है ना, इसकी बहुत सारी ब्रांचेस थी। इससे ना क्वेश्चन कभी पूछा नहीं जाता था, लेकिन इस बार पूछा गया है। तो आप याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि इसके फाउंडर कौन थे, तो इसके फाउंडर माने जाते हैं भट्टारक। यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये जो भट्टारक थे ये गुप्ता एम्पायर के अंडर में मिलिट्री गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम डांस स्टाइल इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि भरतनाट्यम कहाँ का डांस फॉर्म है।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 तमिलनाडु का। कल का जो मैंने आपको मेंस का पेपर कराया था वहाँ पे मैंने आपको सारे डांस फॉर्म के एक्सपोनेंट बताए थे। अगर आपसे पूछे कि कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ का क्लासिकल डांस है तो वो हो जाएगा केरला का। अगर आपसे पूछे कि कुचिपुड़ी कहाँ का क्लासिकल डांस है तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश का। अगर आपसे पूछे कि कथक कहाँ का है तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस। अगर आपसे पूछे कि सत्तरिया कहाँ का क्लासिकल डांस है तो सत्तरिया हो जाएगा असम का क्लासिकल डांस, और इसको जो है ईयर 2000 में क्लासिकल डांस बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि किसने इसको डेवलप किया था तो शंकर देव ने, यानी श्रीमंत शंकर देव ने इसको इस्टेब्लिश किया था या बनाया था सत्तरिया डांस फॉर्म को। यहाँ से आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछे कि ये जो लास्ट से स्टाइल होता है ये किसको शो करता है तो ये फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है। अगर आपसे पूछे कि ये तांडव, ये जो स्टाइल है ये किसको दर्शाता है तो ये जो मेल एस्पेक्ट होता है ना डांस का उसको दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच टाइप ऑफ रेडिएशन हैज़ वेरी शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, लाइटनिंग एंड लेस ड्रामेटिक एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था कौन सा रेडिएशन है जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा शॉर्ट होती है, यानी वेरी शॉर्ट। तो कल ही मैंने इसको आपको बताया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, गामा रेज की जो वेवलेंथ होती है वो शॉर्ट होती है। कल मैंने आपको बताया था रिच मैन इन विक्टोरिया यूजेस एक्स्ट्रा गोल्ड क्वाइंस, इससे आप याद रख पाएंगे। आर से होता है रेडियो वेव्स। अगर आपसे पूछे कि एम से क्या होता है तो एम से होता है माइक्रोवेव्स। इन से हो जाएगा इंफ्रारेड रेडिएशन। वी से हो जाएगा यहाँ पर विजिबल लाइट, यानी वो लाइट जिसको हम देख सकते हैं। यू से यहाँ पे हो जाएगा अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। एक्स से हो जाएगा एक्सरे रेडिएशन। जी से यहाँ पे हो जाएगा गामा रेज। अगर आपको ये नहीं पता है ना कि इसकी जो वेवलेंथ है गामा रेज की वो 10⁻³ नैनोमीटर से भी कम होता है तो आप ऑप्शन देख के आंसर मार्क कर सकते हैं। मैंने आपको कल ये बताया था कि जो भी ये ऑर्डर दिया हुआ है ना इसमें इंक्रीजिंग वेवलेंथ होता है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे ना, नीचे से ऊपर जाएंगे तो वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। तो सबसे कम वेवलेंथ मैंने आपको बताया था कि गामा रेज का होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन में दिया है इंफ्रारेड। तो आप बताइए ये गामा रेज से ऊपर है तो क्या इसकी वेवलेंथ कम होगी? नहीं ना, इसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। इसको आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी कर सकते थे। ये सारे जो हैं इनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, गामा रेज का जो है इसमें शॉर्टेस्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स डू नॉट शेयर एनी बॉर्डर्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन सा पेयर ऐसा है जो कि बॉर्डर शेयर नहीं करते। पहला यहाँ पे भूटान एंड अरुणाचल प्रदेश, तो इनका बॉर्डर शेयर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे भूटान एंड मेघालय, तो ये वाला बॉर्डर शेयर नहीं होता है। भूटान का बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ लगता है, असम के साथ भी लगता है। अब यहाँ से आपको इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज याद रखना है, उनका बॉर्डर किस किस स्टेट से लगता है, किसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा लंबी है, किसकी छोटी है। ये सारी चीज़ें आपको इस टेबल से याद हो जाएंगी और इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज भी आपको याद करनी है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ से आपको याद रखना है कि लैंड बॉर्डर की लेंथ कितनी है इंडिया की, तो 15,106.7 किलोमीटर्स। अगर आपसे पूछे कि इंडिया का जो टोटल कोस्ट लाइन है उसकी लेंथ कितनी है, तो उसकी लेंथ है 7,516.6 किलोमीटर्स। अब यहाँ से आपको याद रखना है कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ हैं और वो किस किस स्टेट से बॉर्डर शेयर करती हैं। 7 कंट्रीज़ जो है ये लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं। 2 कंट्री ऐसी हैं जो कि सी बॉर्डर शेयर करती हैं। सबसे पहला यहाँ पे है अफगानिस्तान। इसके बॉर्डर की लेंथ है इंडिया के साथ 106 किलोमीटर। अगर आपसे पूछे कि अफगानिस्तान के साथ बाउंड्री कौन सी लगती है, तो हमारी पीओके वाला जो एरिया है वहाँ की बाउंड्री लगती है। नेक्स्ट यहाँ पे बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो है बॉर्डर इंडिया के साथ में सबसे ज़्यादा बड़ा है, 4096.7 किलोमीटर। और ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये जो पहला वाला लिखा है ये शॉर्टेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। बांग्लादेश जो है ये लार्जेस्ट बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के साथ। यहाँ पे आपको याद रखना है कि बांग्लादेश किस किस स्टेट से बाउंड्री शेयर करेगा, तो वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। नेक्स्ट बात करते हैं भूटान का। तो भूटान की बॉर्डर की लेंथ है 699 किलोमीटर्स। ये फिगर भी आपको याद रखना है। भूटान जो है ये वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, सिक्किम और असम के साथ।
अगर आपको याद रखना है कि बांग्लादेश के साथ हमारी कौन कौन सी स्टेट बॉर्डर शेयर करती हैं, तो आप ये ट्रिक याद रखिएगा, टाइम AM PM। ये जो टाइम है ना, इससे आप याद रखेंगे त्रिपुरा। यहाँ पे जो A है इससे आप याद रखेंगे असम। यहाँ पे जो M है इससे आप याद रखेंगे मिजोरम। यहाँ पे ये जो P है ना, इसको आप याद रख सकते हैं पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। यहाँ पे जो M है इससे आप याद रख सकते हैं मेघालय। ये ट्रिक है अगर आपको याद रखना है कि बांग्लादेश हमारे किस किस इंडियन स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है, तो आप टाइम AM PM से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है भूटान। भूटान बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और असम से। इसको आप याद रख सकते हैं साप से। डायरेक्टली S से हो जाएगा यहाँ पे सिक्किम, A से अरुणाचल, A से असम और B से हो जाएगा बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट यहाँ पे है चाइना। इसका बॉर्डर है 3488 किलोमीटर्स का और इसका बॉर्डर शेयर होता है लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और इसको याद रखने की ट्रिक है, जम्मू का सिपाही अरुण हिमालय पर उतरा। जम्मू से आप याद रख सकते हैं जम्मू कश्मीर, सिपाही से आप याद रख सकते हैं सिक्किम, अरुण से आप याद रख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, हिमालय से आप याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तरा से आप याद रख सकते हैं उत्तराखंड। नेक्स्ट यहाँ पे है म्यांमार। अगर इसकी कैपिटल पूछे तो न्यापिडा इसकी कैपिटल हो जाएगी। कौन कौन से स्टेट इसके साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, आप इसको याद रख सकते हैं अरुणा मामी। ये वाली ट्रिक काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे अरु का मतलब हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे जो NA है ना अरुणा में, इससे आप याद रखेंगे नागालैंड। ये वाला जो MA है इससे आप याद रखेंगे मणिपुर। MI से आप याद रखेंगे मिजोरम। नेक्स्ट यहाँ पे आप याद रखेंगे नेपाल और इसकी जो बॉर्डर की लेंथ है वो है 1751 किलोमीटर। और कौन कौन से स्टेट इसके साथ बॉर्डर बनाते हैं, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। और ये वाला ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे सुब्बू ट्रिक से, SUBBU। S से हो जाएगा सिक्किम, U से हो जाएगा उत्तर प्रदेश, B से हो जाएगा बिहार और ये वाला जो B है इससे हो जाएगा बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, U से हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट यहाँ पे है पाकिस्तान। का बॉर्डर शेयर होता है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात से। ये जिस स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर करता है उसकी ट्रिक हो जाएगी पतंग गुजरा, यानी कि आप ऐसे अज्यूम करिए कि कोई पतंग है और वो आपके पास से गुजर गई, तो पतंग से हो जाएगा यहाँ पर पंजाब, इससे हो जाएगा गुजरात, ज से हो जाएगा जम्मू कश्मीर, र से हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट यहाँ पे श्रीलंका। इसको आप याद रखेंगे कि ये इंडिया से सेपरेट होता है गल्फ ऑफ मन्नार से। नेक्स्ट यहाँ पे है मालदीव्स और ये अलग होता है लक्षद्वीप आइलैंड से। ये जो ऊपर वाले स्टेट्स है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये श्रीलंका और मालदीव्स का ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये सबको याद रहता है लगभग। अब यहाँ पे आपको ऑफिशियल लैंग्वेज भी देखना है क्योंकि इससे ना बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला यहाँ पे है दारी और पश्तो। अगर आपसे पूछे कि दारी और पश्तो कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो अफगानिस्तान की। और ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए। कितनी बार ये रिपीट हुआ है कि भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, तो जोंखा जो है ये भूटान की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये वाला लिख के दे देगा और आपसे कंट्री का नाम पूछेगा। बंगाली अगर पूछे तो बांग्लादेश का ऑफिशियल लैंग्वेज है। मैंड्रिन अगर पूछे तो चाइना का ऑफिशियल लैंग्वेज है। बर्मीज जो है ये म्यांमार का ऑफिशियल लैंग्वेज है। और ये जो भूटान वाला क्वेश्चन है ना, ये MTS 2023 में पूछा गया था। दारी और पश्तो वाला भी MTS 2023 में पूछा गया था और SSC CHSL 2023 में भूटान वाला पूछा गया था। नेपाल का ऑफिशियल लैंग्वेज नेपाली है, तो ये तो नहीं पूछता है। उर्दू जो है ये पाकिस्तान का है। नेक्स्ट यहाँ पे सिन्हाला और तमिल, तो ये श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये मैचिंग में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डज इंडिया सेलिब्रेट इट्स कॉन्स्टिट्यूशन डे, यानी कि हम अपना संविधान दिवस कब मनाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दैट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हेड्स इज नोन एज। यहाँ पे कह रहे हैं कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको किस नाम से जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट।
अब यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो कैग होते हैं यानी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इनके बारे में कौन कौन सा आर्टिकल है, तो आर्टिकल 148 से लेके आर्टिकल 151 तक है और काफ़ी छोटा है और आपको याद रखना है क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन इससे पूछा गया है। ये जो कैग होते हैं ना, इनका ये काम होता है कि ये गवर्नमेंट के अकाउंट को ऑडिट करे, यानी कि गवर्नमेंट जो भी हमारे टैक्सेस वगैरह से जो पैसे उनके पास हैं उसको कैसे खर्च कर रही है। इसी वजह से इनको कहा जाता है गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स। आर्टिकल 148 में दिया हुआ है कि इंडिया में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होगा। आर्टिकल 149 में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ड्यूटीज़ एंड पावर दी गई हैं कैग की, बाकी ये जो सारी चीज़ें लिखी है ना, ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 150 में लिखा हुआ है कि यूनियन और स्टेट का जो अकाउंट होगा उसका फॉर्म क्या होगा, जो कि कैग एडवाइस करेंगे। आर्टिकल 151 यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसमें ये है ना कि जो भी ऑडिट रिपोर्ट होती है वो ये प्रेसिडेंट और अगर स्टेट के मामले में है तो वो गवर्नर को सबमिट करते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे कह रहा है कि स्टेटमेंट को पढ़िए और इसमें से सही वाले स्टेटमेंट को चुनिए। पहला यहाँ पे लिखा है द उड़ान स्कीम हैज़ कंप्लीटेड 5 years सिंस इट्स इम्प्लीमेंटेशन इन 2017। यहाँ पे कह रहे हैं कि उड़ान स्कीम 2017 में आया था, तो ये 5 साल पूरे कर चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे है इट इज़ द फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थर्ड यहाँ पे दिया है द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ दिस स्कीम। यहाँ पे ये जो उड़ान स्कीम है ना, ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रही थी, तो ये वाला सही है और ये 2017 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। ये जो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है ना, ये वाला रॉन्ग है कि ये जो स्कीम है वो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की। उड़ान स्कीम का एम ये था कि रीजनल एयर कनेक्टिविटी को ये सही करे और भी अच्छा करे और लोगों के लिए एयर ट्रेवल को अफोर्डेबल बनाया जाए। यहाँ पे थर्ड वाला स्टेटमेंट सही है, इसमें नो डाउट। पहले वाले स्टेटमेंट में आपको कंफ्यूजन हुआ होगा, बट एसएससी ने यही वाला करेक्ट आंसर माना है कि पहला और तीसरा दोनों सही है, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है कि 2024 में 5 साल कंप्लीट हो गए हैं। अगर इन्होंने ये लिखा होता कि 2017 में जब से ये आया तब से अब तक यानी 2024 तक ये 5 साल पूरे कर चुका है, तब तो गलत होता क्योंकि 5 साल से ज़्यादा कंप्लीट हो चुके हैं। लेकिन इनका कहने का मतलब ये था कि 2017 से आया है तब से 5 साल पूरे कर लिए हैं। तो हाँ, ये बात तो सही है, 5 साल ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा भी पूरे कर लिए हैं। तो अगर इस लॉजिक से देखा जाए तो पहला और तीसरा दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है विच इंडियन मैराथन इवेंट इज कंसीडर्ड द लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया। यहाँ पे कह रहे कि कौन सा मैराथन है जिसको कि एशिया का लार्जेस्ट मैराथन कंसीडर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये वाला मुंबई मैराथन को लार्जेस्ट मैराथन इन एशिया कंसीडर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है सब ए बारात इज सेलिब्रेटेड बाय विच रिलीजियस कम्युनिटी। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि ये जो फेस्टिवल है ये कौन से रिलीजियस ग्रुप के द्वारा मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा मनाया जाता है। अब यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इस टाइप के क्वेश्चंस में देखें, अगर कम्युनिटी से आपसे पूछा जाए ना कि खुर्दात साल, जमशेदी, नवरोज और पटेटी, ये जो फेस्टिवल्स है ना, ये कौन सी कम्युनिटी मनाती है, तो इसको पारसी कम्युनिटी मनाती है और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे याद रखना है कि पर्यूषण और महामस्तक अभिषेका ये जैन कम्युनिटी मनाती है। लोसार फेस्टिवल तो आपको पता है कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी मनाती है, पर तसेचू फेस्टिवल भी बुद्धिस्ट कम्युनिटी मनाती है। नेक्स्ट यहाँ पे ये वाला है चेती चांद एंड तीजरी, ये जो सेलिब्रेट करते हैं सिंधी कम्युनिटी। एंड ये वाला जो है चेती चांद, ये बहुत पहले एग्जाम में पूछा था, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एसोसिएटेड विद द इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंड। यहाँ पे इसके बारे में आपको 3 स्टेटमेंट दिया है। पहला स्टेटमेंट लिखा है कि इसको सेटअप किया गया था 2017 में। दूसरा यहाँ पे है कि इसको फंड प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट। तीसरा यहाँ पे लिखा है कि ये जो स्कीम है ये नोटिफाइड है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, इस पे भी ध्यान दीजिएगा।
तो दूसरा वाला जो लिखा है ना कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसको फंड दे रही है, तो बिल्कुल सही है क्योंकि ये सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। थर्ड यहाँ पे है कि ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर में नोटिफाइड है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि यहाँ पे गलत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ओनली वन। पहला वाला जो स्टेटमेंट है ना यहाँ पे वो गलत है क्योंकि इसको 2017 में सेटअप नहीं किया गया था, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2007-8 के टाइम पर, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द नवरत्नास ऑफ अकबर। अकबर के नवरत्नों में से कौन एक थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, तानसेन इनके नवरत्नों में से एक थे। इसके बारे में भी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। लास्ट क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन द बुक फियरलेस गवर्नेंस पब्लिश्ड इन जनवरी 2021 डिस्क्राइबिंग हर स्टेंट एज गवर्नर। यहाँ पे जो ये स्टेंट वर्ड है ना, इसका मतलब होता है कि एक सेट अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें कि आप कुछ करते हैं, जैसे कि ये गवर्नर के रूप में सर्व कर रही थी, तो उस टाइम पे इन्होंने लिखा था फियरलेस गवर्नेंस, जो कि जनवरी 2021 में पब्लिश हुआ था। तो किसने लिखा था इसको? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, किरण बेदी जी ने इस बुक को लिखा था। ये था 11 सितंबर के शिफ्ट 1 के जीके पीवाईक्यू का सोल्यूशन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।